Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास नस्ट के डे नंबर 2 23 नवंबर के दिन के शिफ्ट तमाम शिफ्ट्स के क्वेश्चन जो आज नस्ट के अंदर डिफरेंट शिफ्टें कंडक्ट हुई उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो नस्ट बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो नस्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो नस्ट आर्किटेक्चर हो, चाहे वो नस्ट सीएस हो। किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पेपर के अंदर आए उन तमाम क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेते हैं। याद रखिएगा बेटा, आपने तैयारी प्रॉपर करनी है। नर्स के नेट नंबर 2 की तैयारी आज से स्टार्ट करनी है। उसके लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको लाजमी तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑनगोइंग बैच का हिस्सा बन सकते हैं जो इस वीक से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा आज के दिन की शिफ्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, आइए जरा उसके ऊपर हम मूव करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 2 2 3 3 3 4। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 2 2 3 3 3 4। अब ये क्वेश्चन एनबीएस में भी आ सकता है, इंजीनियरिंग और सीएस में भी आ सकता है। वैसे बाय द वे इंजीनियरिंग के पेपर में आया हुआ था। इसको सॉल्व करने की लॉजिक क्या है कि देखो आपके पास टोटल यहाँ पे कितने डिजिट्स गिवन है। आपके पास यहाँ पे टोटल डिजिट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल डिजिट्स गिवन है 6, ऊपर आ गया 6 फैक्टोरियल, और नीचे देखो 2 कितनी दफा रिपीट हो रहा है। 2 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 दफा है तो 2 फैक्टोरियल आ गया। 3 आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 टाइम्स है तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। और 4 आने की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 टाइम है तो 4 एक ही दफा रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल होता है 720 के बराबर। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि एक चीज ध्यान में रखिएगा, whenever you are giving the नर्स एग्जाम तो आपको कैलकुलेटर के बगैर तमाम की तमाम ट्रिक्स आनी चाहिए। ये आप लोगों को तमाम लॉजिक्स हम लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाई भी है। बेंचेस के अंदर एक एक चीज आप लोगों को पढ़ाई जाती है। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल बराबर होता है 2 के, 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 6 के। इसको आप सिंप्लीफाई करवाने पे चले जाइए। सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे, बेसिक मैथ्स है। वैसे 6 के टेबल को अगर आप पढ़ो 6 10 60 होता है, 6 12 दैट इज 72, 6 12 दैट इज 72। ये 120 बन गया, फिर 2 1 दैट 2 and 2 6 दैट इज 12, तो 0 का 0। तो यानी कि विद इन सेकंड्स के ऊपर आपका आंसर आ गया 60 के बराबर। हमारे पास हमारे एक और बच्चे हैं, ये हमारे पास हमारे बैच नंबर 1 की गर्ल्स ग्रुप की स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, टेस्ट हो गया। मैथ्स का थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी फिजिक्स और इंग्लिश इजी था। मैथ्स के अंदर सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स इसके क्वेश्चंस आए हुए थे। स्ट्रेट लाइन के काफी सारे क्वेश्चंस थे, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस थे, सीरीज यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस थे, फंक्शंस के क्वेश्चंस थे, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे। इसके अलावा सेट्स के 2 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी का सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, पार्शियल फ्रैक्शन आई थी, बाइनोमियल थ्योरम आया था। जबकि फिजिक्स के अंदर ऑस्किलेशंस, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोलेनॉइड, क्वांटम फिजिक्स, बीजेटी, ट्रांजिस्टर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, थर्मोडायनामिक्स, गामा रेज, वेक्टर्स बाकी याद नहीं है। जबकि इंग्लिश के अंदर एनालॉजी, सिनोनिम्स, 4 से 5 पैसेज, करंट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग और सिमिलर मीनिंग वाले क्वेश्चंस आए हुए थे काफी सारे। ये हमारी शागिर्दा ने हमें डिफाइंड बैक किया है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि इनका पेपर किस तरीके का आया था। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर आ रहा है ये आ रहा है नस्ट बिजनेस स्कूल का। तो भाई मैथ्स के चूंकि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो भाई एनबीएस का एक पेपर मेरे पास ये आया, बच्चों ने भेजा, तो भैया इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस पेपर को भी थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था। तो भाई अब देखो इस पेपर के अंदर जो पहला क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच डोर इज 1/4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टू पॉइंट बी। ओके परफेक्ट। भाई ये देखो ये आपके पास ये पॉइंट ए आ रहा है एंड दिस इज योर पॉइंट बी। तो एग्जामिनर कह रहा है भाई ए से बी पे नहीं पहुंच पाओगे, और बीच में देखो रास्ते में 3 डोर्स आ रहे हैं। तो भैया एक डोर से पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एक डोर से पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। एग्जामिनर कह रहा है अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ना पहुंच सको तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। भाई देखो दुनिया में एक चीज होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी दुनिया में हमेशा 1 के बराबर होती है। दुनिया का बेसिक असूल है, दुनिया में टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो भाई अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, अगर उस डोर से पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी कि सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी अगर 1/4 है, तो अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसका अपोजिट। तो भाई मैं सिंपल तरीके से 1 में से जब 1/4 को माइनस करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 के बराबर। ऐसा ही है ना बेटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, सिंपल 3/4 के बराबर आ जाएगा। यानी कि मेरे पास अनसक्सेसफुल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल 3/4 के बराबर। यानी कि इस डोर से भी ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, इस डोर से भी ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और इस डोर से भी ना पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 आ रही है। क्योंकि हम बी पॉइंट पे पहुंच ही ना पाए, उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो भाई ना पहुंच पाए तो 3 दरवाजे थे, तीनों से ना पहुंच पाए, तो सिंपल तरीके से 3 इवेंट्स हैं चूंकि, तो 3/4 का क्यूब कंसीडर किया जाएगा। तो 3/4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब इज 27 एंड 4 का क्यूब इज 64। सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है नस्बिन स्कूल के अंदर पूछा गया, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ a इज इक्वल टू 502222 7, 8 इफ वन इंटीजर इज एडेड देन व्हाट विल नॉट चेंज। अब देखो जरा और से बात समझो, आपको एक सेट गिवन है और ये सेट क्या है 5 फिर 0 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 7 और फिर 8। ये मेरे पास मेरा क्वेश्चन आ रहा है, सही है। अभी मेरे पास कितनी यहाँ पे वैल्यूज आ रही है इन टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है। एग्जामिनर कहता है अगर एक नंबर और आप इसमें डाल दो तो बताओ मीन चेंज नहीं होगा, मीडियन चेंज नहीं होगा या मॉड चेंज नहीं होगा। अब देखो मीन क्या होता है, मीन आपका जो टोटल काउंट होगा वो हमेशा चेंज हो जाएगा। मीन होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है भैया सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो भाई अगर पहले मेरे पास 8 टर्म्स आ रही हैं, अगर यहाँ पे अभी मेरे पास 8 टर्म्स आ रही हैं, तो भाई मीन होता है बेसिकली सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी अगर मेरे पास सम 8 टर्म्स का है तो नवी जो भी टर्म आए एक नंबर भी अगर डालो आप तो जाहिर सी बात है मीन तो आपका चेंज करेगा, नॉर्मल सी बात है। मीडियन क्या होता है, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए आप सिंपल तरीके से 8 टर्म्स अगर मीडियन निकालना है तो मिडिल की जो 2 टर्म्स होती हैं उनके दरमियान आप एवरेज ले रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है ना भैया। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास मुझे मीडियन कैलकुलेट करना है तो भैया सिंपल तरीके से मैं 2 और 5 जो मिडिल की जो भी टर्म्स आ रही होंगी मेरे पास, इसको पहले आप तरीके से अरेंज करोगे हाईएस्ट टू दी लोएस्ट ऑर्डर के ऊपर या लोएस्ट टू दी हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर। जो बीच की टर्म्स आएंगी उन 2 टर्म्स का आप आपस में उनका डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो मीडियन भी चेंज होगा, क्योंकि अगर पहले 8 टर्म्स है तो मीडियन कुछ और होगा, अगर 9 टर्म्स हो जाएंगे तो मीडियन कुछ और हो जाएगा। मॉड सिर्फ एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कभी चेंज नहीं करती, क्योंकि मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, यहाँ पे सबसे ज्यादा 2 रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं नेक्स्ट नंबर 5 भी डालूं तो 5 सिर्फ 2 दफा आ रहा है, जबकि 2 यहाँ पे 4 टाइम्स आ रहा है। 7 अगर मैं 7 नंबर डाल दूं 7 2 दफा आ जाएगा, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर फिर भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। तो मॉड विल बी अनचेंज, तो करेक्ट आंसर शुड बी मॉड। सही है ना भाई। तो भाई इंजीनियरिंग के, बिजनेस के, सबके एमसीक्यू में साथ साथ ही आपको बता रहा हूं, तो साथ साथ देखते जाएं इसको। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है बाय द वे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पास पेपर का है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास, अच्छा भाई तो अब देखो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आप 1/m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/m की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो m तो आपको पता है ना √5 - 2 है, तो 1/m क्या है, 1/m है अंडर 1 डिवाइडेड बाय √5 - का 2। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करवा लो। सिंप्लीफाई करवाने का मतलब है कि पहले आप रैशनलाइज करवा लो। सिंपल तरीके से ये आएगा √5 प्लस का 2 से मल्टीप्लाई और √5 प्लस के 2 से डिवाइड। ओके, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास सिंपल √5 प्लस का 2, और नीचे देखो ये √5 - 2 √5 प्लस 2 क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a - b, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। बेसिक मैथ्स का फॉर्मूला है ना बेटा, तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन के ऊपर अगर आप लेकर जाओ तो ये बन जाएगा √5 प्लस का 2, और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 5 माइनस का 4 यानी कि 1। तो ये बन गया √5 प्लस का 2, यानी कि 1/m बराबर है √5 प्लस 2 के। तो अब फाइनली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। m की वैल्यू बराबर थी किसके, m बराबर था √5 माइनस 2 के, माइनस का साइन, और 1/m बराबर है किसके, √5 प्लस 2 के। प्लस 2 से सॉरी माइनस साइन, देखो भाई छोटी छोटी गलतियां बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बीच में माइनस का साइन है भाई, माइनस साइन है भाई तमाम टर्म्स के साइन को चेंज कर देगा। तो ये माइनस का √5 बन गया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो √5 से √5 कट गया और -2 माइनस का 4 आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा, इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर x की वैल्यू 2 प्लस √3 है तो x प्लस 1/x क्या होगा। सेम लॉजिक का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब की बारी में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर x की वैल्यू आ रही है किसके बराबर, x की वैल्यू आ रही है अगर 2 प्लस √3 के बराबर, तो बताइए x प्लस का 1/x क्या होगा। सेम पैटर्न है, पहले आप 1/x की वैल्यू सॉल्व कर लो। तो 1/x की वैल्यू सॉल्व करने का मतलब है पहले आप 1/2 प्लस √3 सॉल्व करो। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन कैसे करोगे, देखो रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी डिवीजन के अंदर अगर रूट की वैल्यू आ रही हो तो कंप्लीट डिवीजन में डिनोमिनेटर में जो पूरी वैल्यू आ रही है उसको उठाओ, मिडिल टर्म के साइन को चेंज करो, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपके पास 1/x की वैल्यू आ जाएगी। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ 1/x तो उसको फिर सिंपल तरीके से x के साथ ऐड करवा दूं। यार इसको भी क्या मैं सॉल्व करके बताऊं, चलो बता देता हूं। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस का √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस का साइन और √3 का स्क्वायर इज 3, तो ये आ जाएगा सिंपल 2 माइनस का √3, ये आ गया 2 माइनस का √3। तो x प्लस 1/x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस का √3, x की वैल्यू फिर प्लस का साइन, 1/x की वैल्यू थी 2 माइनस का √3, तो ये 2 + 2 4 के बराबर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी। 3 एमसीक्यूज आए हुए थे सेम, रिपीट हुए थे। तो भाई टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 1/√3 के। भाई वो तमाम बच्चे, आप नस्ट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या नस्ट सीएस की तैयारी कर रहे हो या नस्ट आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हो या नस्ट सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो, इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बच्चों ने शेयर किए हुए, चाहे नस्ट सीएस के हो, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग के हो, चाहे नस्ट सोशल साइंसेस के हो। ये नस्ट सोशल साइंसेस का पेपर है, मगर मैं तमाम बच्चों को एक टेबल बता देता हूं कि भाई नस्ट के लिए या किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, एक टेबल ध्यान में रखिएगा कि देखो आपको खाली 5 एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए। एक होता है 0, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45, एक होता है 60 और एक होता है 90। एक बड़े मजे का टेबल है, जब आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे होगे मैंने टेबल जरूर आपको सिखाया होगा। इस टेबल को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, इस टेबल को हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि भाई ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो इस टेबल को चलो मैं एक काम करता हूँ, टेबल आपको पहले बताता हूँ, बड़े मजे का एक टेबल है कि देखो आपने हमेशा सबसे पहले साइन की वैल्यूज, ये 5 एंगल्स जो है ना इनको इसी ऑर्डर पे ध्यान पे रखो, 5 एंगल्स को हमेशा इसी ऑर्डर के ऊपर ध्यान पे रखो। सबसे पहले सबके नीचे अंडर रूट ले लो, सबके नीचे क्या लगा लो? अंडर रूट। सबके नीचे अंडर रूट लगा दो, सबके नीचे क्या लगा दो? अंडर रूट। सबके नीचे क्या लगा दो? अंडर रूट। यानी कि सबके नीचे आप अंडर रूट लेकर आ गए, सबके नीचे क्या लेकर आ गए? अंडर रूट लेकर आ गए। सही है, पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर क्या करो भैया, सबके नीचे डिवीजन में 4 लगा दो, 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 सबके नीचे डिवीजन में 4 लगा दो। फिर 0 से स्टार्ट करो, 0 से एंगल स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट करो, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। दुनिया में कोई भी टर्म 0 से डिवाइड होगी, आंसर 0 आएगा। अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 4, रूट 1 1 होता है, रूट 4 2 के बराबर होता है, रूट 2 डिवाइड। तो भाई ये जो टेबल हमने डिस्कस किया है, टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको लाजमी तौर पे अपने जहन में रखिएगा। इट विल रियली हेल्प यू गाइस। आप इधर इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हो, सोशल का दे रहे हो, किसका भी दे रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है साइन इज पॉजिटिव ओनली इन डैश क्वाड्रेंट या साइन इज नेगेटिव ओनली इन विच क्वाड्रेंट। तो भाई इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑल सिली टॉम कैट्स। ऑल सिली टॉम कैट्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स के बराबर होगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है साइन बाय कॉस के बराबर। 1 माइनस का टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट अगेन बराबर होता है साइन बाय कॉस के ऊपर। तो आप इसको चेंज कर सकते हो कैसे? एलसीएम लोगे यहाँ पे, इधर आ गया कॉस और इधर हो जाएगा कॉस प्लस का साइन, और नीचे भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा कॉस माइनस का साइन, कॉस का कॉस, कॉस से कॉस कट गया, तो ये होगा कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाय कॉस माइनस साइन के। बट डिपेंड करता है आंसर्स क्या आ रहे हैं। आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली बिकॉज वी डोंट हैव द आंसर्स हियर। यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा था कि भाई अगर ए बराबर है 3 4 5 के और बी बराबर है एंड आर इज, इफ ए इज इक्वल टू 3 4 5 एंड अभी आर लिखा हुआ है या बी लिखा हुआ है इज 3 5 4 5 एंड 5 5, 3 5 4 5 एंड 5 5, व्हाट कैन वी से अबाउट दी बी? इसको मैं कहता हूं कि भाई ये बी, ये जो बी है ना। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है कि भाई ए तुम्हारे पास कोई सेट आ रहा है 3 4 5 और बी भी आपके पास क्या आ रहा है? एक सेट आ रहा है 3 5 4 5 5 5, व्हाट कैन बी से अबाउट बी? ये बेसिकली एक क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो भैया इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे 5 के साथ अपना एक जूनियर सेट बना रहे हैं, यानी कि भाई ए के तमाम एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 5, हम ये कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है ऑप्शन यहाँ पे क्या गिवन थे। भाई ये तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये मैपिंग हो रही है, व्हाट वी कैन से अबाउट द बी, वी कैन से कि यहाँ पे मैपिंग हो रही है, एक कांस्टेंट फंक्शन है 5। अब आई डोंट नो, अब यहाँ पे भैया ऑप्शंस क्या हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज रिगार्डिंग द 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एनबीएस के पेपर के अंदर पूछा गया। अगेन ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ पे 2 की पावर x प्लस का 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू के बाद 8, तो यहाँ से अगर आप 2 की पावर x को कॉमन लोगे तो फिर आप x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन था cosec x माइनस का cot इंटू साइन थीटा। अब cosec बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा के, cot थीटा बराबर होता है हमारे पास किसके? cot थीटा बराबर होता है आपके पास एक फॉर्मूला इसका होता है 1 बाय टेंजेंट, या फिर एक फॉर्मूला होता है आपके पास cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा के इंटू साइन थीटा का साइन थीटा, साइन से साइन कट गया। अब आपके पास 1 बाय साइन माइनस का cos बच रहा है, तो 1 बाय साइन माइनस के cos का एलसीएम लेके चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा मजे का है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है 4
इंटू एक्स की पावर 4 माइनस का के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 7, फाइंड द के व्हेन एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट होता है भाई, एक्स माइनस का 1 आपको फैक्टर गिवन है, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा, फैक्टर 0 के बराबर लिया जाता है। तो यहां से आपके पास बेसिकली एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहां से आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पॉजिटिव ऑफ 1 के बराबर। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल तरीके से +1 के बराबर। इस एक्स की वैल्यू को इस पूरी इक्वेशन में उठाकर डाल दो, इस एक्स की वैल्यू को क्या करोगे, इस पूरे क्वेश्चन में उठा के प्लॉट कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 इंटू 1 माइनस का के इंटू 1 माइनस का 1, क्योंकि जहां जहां एक्स आ रहे हैं ना वहां पे आप 1 डाल लो, जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां पे 1 डालोगे, प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा भाई 4 में से 1 गया, प्लस का 3, 7 और 3 10। तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर, 7 और 3 10 ना, हाँ सही है, के की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक और क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था भाई 9 डिवाइडेड बाय 25 है इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब 9 बराबर होते हैं 3 के स्क्वायर के, 25 बराबर होता है 5 के स्क्वायर के, दोनों टर्म्स में चूंकि स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर पावर को बाहर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 3/5। 3/5 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो पावर 1 होगी, तो यानी कि आपके पास 2x की वैल्यू बराबर आ गई किसके, 1 के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/2 के बराबर, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z इक्वल टू 0 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 है। तो बताइए सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग है कि आपके पास यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा के रिगार्डिंग क्वेश्चन ये पूछा गया। तो भाई इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करोगे, पहले देखो क्वेश्चन की लॉजिक को समझ लिया मैंने। क्वेश्चन की लॉजिक क्या आ रही है भाई, सिंपल तरीके से आपके पास क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिंपल तरीके से आपको टर्म्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, चीजें गिवन है। तो भाई आपको यहाँ पे क्या करना है, बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाना है, सॉल्व करने के ऊपर जाना है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें गिवन है, दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, गिवन है। एक सेकंड, अच्छा एक चीज मेरे पास क्या आ रही है, मैं काम करता हूँ इसको आगे ले जाके लिख देता हूँ। भाई मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर दो तरह की चीजें पूछी हुई हैं, एक आ रही है 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z बराबर है 0 के। सही है ना, किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। और हमारे पास एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे मजीद कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक चीज और क्या आ रही है, हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आ रहा है 3 के। तो भाई मेरे पास x प्लस का y प्लस का z बराबर आ रहा है 3 के। तो भाई हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो भाई इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपल एलसीएम अप्लाई कर दो ना, क्या मुश्किल चीज है भाई, सिंपल तरीके से यहाँ पे मुझे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z तो गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम अप्लाई करने के ऊपर जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, सबके नीचे एक्स वाई जेड आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना भाई, अगर मैं एलसीएम लेने के ऊपर जाऊंगा सबके नीचे एक्स वाई जेड आ जाएगा। इस x के पास नीचे क्या मौजूद नहीं था, वाई जेड नहीं था, तो इसके ऊपर वाई जेड आएगा। इस y के पास y मौजूद है, x और z मौजूद नहीं है, तो इसके पास एक्स जेड आ जाएगा। इस z के पास z मौजूद है, x और y मौजूद नहीं है, तो इसके ऊपर एलसीएम में x और y आएगा, इक्वल टू 0। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल वाई जेड प्लस का एक्स जेड प्लस का एक्स वाई इक्वल टू 0। अब मैं फाइनली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आप फाइनली आप पर्टिकुलरली अप्लाई करने के ऊपर जाओ, दोनों तरफ स्क्वायर को अप्लाई करने के ऊपर जाओ। अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करने पे जाता हूँ तो मुझे पता है, अगर मैं सिंपल तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लूँ, क्योंकि ये बराबर है 3 के, तो यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूँ, तो हमें पता है ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और आगे आ जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, सही है। और आगे क्या होता है, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, फिर आगे आता है प्लस का 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, कह लो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ वाई जेड, और फिर आगे आता है प्लस का 2 टाइम्स ऑफ दी एक्स जेड, ये फॉर्मूला होता है। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर था, 3 के, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। इस वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे एज इट इज की एज इट इज रहेगी, प्लस का 2 के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये बराबर है 0 के। तो मेरे पास इस पूरी टर्म की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर आ गई। सिंपल है भाई, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। ये सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, बेसिक अलजेब्रा को अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन हमारा फाइनली सिंप्लीफाई हो गया, सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। सिंपल तरीके से हमारे पास हमारा आंसर यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगा, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सिंपल तरीके से आपके पास आपका पर्टिकुलरली क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ अली रिसीव्स 200 पर वीक फॉर हिज वर्क
and receive 15% annual, okay, and receive 15% annual bonus. Ali pays the 12% of tax. He pays 12% of tax. Find the annual income of his. Find the annual income after the tax. ये क्वेश्चन गिवन है बेसिकली, ओके, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको इधर ही ले जाके सॉल्व कर लेते हैं जरा नीचे। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास अली की जो वीकली इनकम है 200 रुपए थी मेरे ख्याल में। अली की वीकली इनकम क्या आ रही है, अली की जो वीकली इनकम आ रही है ना आपके पास, ये 200 रुपए के बराबर है। अली की वीकली इनकम क्या है, 200 रुपए। भाई इंजीनियरिंग वाले बुरे बुरे मुंह मत बनाना भाई, 10 बिजनेस स्कूल की मैंने मैराथन नहीं करवाई इस दफा, मैंने इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 घंटे की मैराथन करवाई थी, मोर देन इनफ है। बाकी जो आज के जितने क्वेश्चन आए वो भी आगे चल के वो भी करवा रहा हूँ, तो उसमें बुरे बुरे मुंह बनाने की जरूरत नहीं है कि सर ये सारे बिजनेस वालों को करवा रहे हैं आप, है भाई। तो अली की वीकली इनकम क्या है, 200 के बराबर। अली की वीकली इनकम कितनी है, 200 के बराबर। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अली साहब जो है, अली साहब जो है, अली की वीकली इनकम अगर 200 है, तो नीचे सारे क्वेश्चन बेसिकली इंजीनियरिंग के ही आ रहे हैं वैसे। तो आगे क्या कह रहा है, आगे वो कहता है कि भैया ही रिसीव 15% एनुअल बोनस। इफ ही पेज 15% वो एनुअल बोनस उसे मिल रहा है, और इफ ही पेज 12% ऑफ द टैक्स, ओके। अच्छा ये वीकली इनकम है, ये उसकी वीक की इनकम है, $200 की वीक की इनकम आ रही है। एक साल में महीने, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं, 52। भाई उसकी एनुअल पे क्या होगी, अगर मुझे उसकी एनुअल पे निकालनी है, अली की अगर मुझे एनुअल पे निकालनी है, एनुअल पे बिफोर बोनस, तो वो किसके बराबर होगी भाई, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, एक हफ्ते की तनख्वाह उसकी अगर 200 रुपए है, तो ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 52 इंटू टू। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 आता है ना भैया, 2 2 जार 4 और 5 2 जार 10, या आई वाज राइट। 104 का 104 और 2 जीरो के 2 जीरो आ गए, यानी कि जो एनुअल पे है ना अली की, वो आ रही है किसके बराबर, 10400 के बराबर एनुअल पे आ गई। अच्छा उसको कितना बोनस मिलता है, उसको 15% का बोनस मिलता है, एनुअल बोनस जो मिलता है, एनुअल बोनस 15% मिलता है। ये यहाँ पे उसने लिखकर बताया हुआ था एनुअल बोनस है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, लिखा हुआ है 15% एनुअल बोनस है। इसका मतलब ये कि जो एनुअल सैलरी है ना उसका बोनस मिलता है 15%। तो भाई एनुअल सैलरी अगर 10400 है तो बोनस कितना होगा, तो भाई बोनस की अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो, बोनस कितना होगा, जो भी उसकी एनुअल पे है उसका 15%, उसका 15%। 15% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को रिमूव करोगे डिवीजन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कि सिंपल 104 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। तो भाई क्या बन जाएगा, 5 4 जार 20 का 0, 2 कैरी, 5 0 जार 0 और 2 का 2, 5 1 जार 5, क्रॉस का क्रॉस, 4 1 जार 4, 1 0 जार इज 0, 1 1 जार इज 1, क्रॉस का 0 का 0, और 4 और 2 6 होता है, 5 का 5, 1 का 1, तो ये आ गया हमारे पास 1560 के बराबर। तो अली साहब के पास जो उनका बोनस की अमाउंट है वो कितनी है, अली साहब की बोनस की अमाउंट जो हमारे पास आ रही है, ये आ रही है अल्लाह भला करे 1560 के बराबर। उनकी टोटल पे क्या बन गई, उनकी टोटल पे आफ्टर बोनस, टोटल पे आफ्टर बोनस कितनी आ गई, टोटल पे जो उनकी बन गई पूरे साल की वो कितनी बन गई, बोनस इंक्लूड करके 10400 के अंदर अगर मैं 1560 को ऐड करता हूं, अगर मैं इसके अंदर सिंपल तरीके से इसको ऐड अप कर दूं तो क्या अमाउंट आएगी, 0 6 5 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 का 1 और 1, ये आ जाएगी 11960 के बराबर। यानी कि टोटल पे जो अली साहब की एग्जिस्ट करती है वो कर रही है बिफोर टैक्स 11960। अब चूंकि यहाँ पे टैक्स की अमाउंट भी गई हुई थी, तो भाई अली साहब की जो रकम है ना, ही पेड 12% ऑफ द टैक्स, यानी कि उसकी जो भी टोटल रकम है उसका वो 12% टैक्स देता है। तो ये जो अमाउंट है ना अली साहब की, ये क्या आ गई, ये आपके पास आ गई 11,960। ये आपके पास अली साहब की टोटल अमाउंट आ गई बिफोर टैक्स की। अब वो 12% का टैक्स देता है, तो इसका 12% निकाल लो, उसको माइनस कर दोगे, तो भैया उसके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। 12% टैक्स का मतलब क्या है, 12 डिवाइडेड बाय 100। तो अगर मुझे 12% का टैक्स निकालना है तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 6 12। और फर्दर अगर सॉल्व करना चाहोगे तो इसको फर्दर सॉल्व फिर करने के ऊपर जाएंगे। तो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे भैया, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 1196 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5। तो डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाऊं, 1196 को पहले 6 से 6 6 36 का 6, 3 कैरी, 6 9 जार इज 54, और 54 55 56 57, 7 का 7 और 5 का 5, 6 1 जार 6 और 5 का इजाफा 6 और 4 10, 6 और 5 11 का 1 और 1, और 6 1 जार 6 और 1 7 7 1 7 6, इसको 5 पे डिवाइड करवाओ,
तो 7176 को अगर मैं 5 पे डिवाइड कर पाऊँ तो 5 1 5, 2 बचा, नीचे ऊपर वाला 1 आ गया, 21, 5 4 20। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास साइन इनवर्स थीटा बराबर है नेगेटिव के पाई बाय 3 के, देन बताइए आपके पास टेंजेंट कॉस इनवर्स थीटा किसके बराबर होगा? अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक के ऊपर अगर हम जाते हैं तो इस क्वेश्चन की पे लॉजिक क्या बनेगी? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये हमारे पास आज के दिन में जो इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन मौजूद था, कल भी ये वाले क्वेश्चन आए थे। तो भाई कैसे सॉल्व करोगे? साइन इनवर्स थीटा आपको नेगेटिव पाई बाय 3 गिवन है, तो अगर आप इसको सॉल्व करने के ऊपर जाते हो नॉर्मल मेथड के ऊपर, तो नॉर्मल मेथड तो ये कि आप साइन इनवर्स को डायरेक्टली वहां पे भेज दो। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन और नेगेटिव का पाई बाय 3। पाई बाय 3 बराबर होता है वैसे 60 डिग्री के। तो साइन की प्रॉपर्टी होती है कि वो नेगेटिव साइन को उठा के बाहर फेंक देता है, सिंपल साइन पाई बाय 3 यानी कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है किसके? √3 डिवाइडेड बाय 2 के, जो मैंने अभी आपको ऊपर एंगल्स का टेबल बताया था ना, वीडियो को रिवर्स करके चेक कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव के √3/2 के। ओके, अब मुझे निकालना क्या है? मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास नेगेटिव का √3/2 के बराबर, नेगेटिव के अंदर। एग्जामिनर कह रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ, किस चीज को कैलकुलेट करके बताओ? टेंजन का टेंजन है, और यहां पे क्या मौजूद है? यहां पे अब मौजूद है कॉस इनवर्स, और थीटा के अंदर अगर मैं इस थीटा को पुट करता हूं तो नेगेटिव का √3/2। तो बेटा देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉस इनवर्स नेगेटिव का √3/2। खुदारा एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आप अपनी डोमेन को जरूर चेक कर लीजिएगा कि भाई कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 से लेके +1। √3/2 का मतलब होता है आपके पास 0.86 के बराबर, नेगेटिव का 0.86 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पास -1 से लेके +1 के दरमियान आ रहा है, तो हम सॉल्व इसको फर्दर कर सकते हैं, वरना डज नॉट एग्जिस्ट एक ऑप्शन होगा, वो होगा आंसर। भाई चूंकि ये आपके पास एग्जैक्ट डोमेन में लाया करता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करो भाई। ट्रिक सर हाशिम से पढ़ा तो ट्रिक तो आनी चाहिए। क्या ट्रिक होगी भाई? इसकी ट्रिक होती है कि कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है? कॉस किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर के। ऐसे है ना, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो भाई मेरे पास यानी कि बेस गिवन है किसके बराबर? आपको बेस गिवन है यहाँ पे नेगेटिव का √3 के बराबर, और हाइपोटेन्यूज गिवन है 2 के बराबर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज h² = p², और आगे आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का b² के बराबर। सही है ना, h² = p² प्लस का b²। अब क्या करेंगे भाई? देखो b की वैल्यू गिवन है -√3 और h की वैल्यू गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, p² का p² प्लस का साइन b का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर सिंपल 3 आ जाएगा। तो हमारे पास p² की वैल्यू क्या होगी? प्लस का 3 वहां पे जाएगा, 4 माइनस का 3 1 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई सिंपल तरीके से 1 के बराबर। ओके, तो अब देखो टेंजन का टेंजन एज इट इज रहेगा। अब मैं इस कॉस इनवर्स को चेंज करवा रहा हूं किसके ऊपर? टेंजन इनवर्स के ऊपर। ये वाले क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे। ये नस इंजीनियरिंग का पेपर है, सीएस का पेपर है, एनबीएस का एक पेपर ऊपर किया था, एक पेपर अभी और मेरे पास मौजूद है, उसको भी करेंगे। अच्छा खैर, तो नेगेटिव का √3/2 को सॉल्व कैसे करोगे बेटा? टेंजन इनवर्स में कन्वर्ट कर लोगे। टेंजन इनवर्स का फॉर्मूला होता है दे पेंटेड ब्लैक। किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है सिंपल तरीके से दे पेंटेड ब्लैक। दे पेंटेड ब्लैक, तो p बराबर 1 के है, और ब्लैक यानी कि बेस बराबर है नेगेटिव के √3 के। तो टेंजन इनवर्स से टेंजन कट गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव के 1/√3 के। या फिर अगर आप इसको रैशनलाइज की फॉर्म में लिखो तो रैशनलाइजेशन की फॉर्म में क्या बन जाएगा? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। दोनों आंसर्स करेक्ट है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है? कौन कहता है नस का पेपर मुश्किल है यार? उनके लिए मुश्किल है जिन्होंने तरीके से तैयारी नहीं करी। भाई आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे जो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं, आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में मौजूद है ना, आपकी एकेडमी के अंदर हमारा कोई ना कोई बच्चा बैठा हुआ होगा, उससे आप सिंपल तरीके से हमारा रिव्यू लीजिएगा, आपको आइडिया होगा कि भाई हमने आपको तमाम चीजें पढ़ाई हुई हैं। भाई सिर्फ बेसिक जो है ना फेक किस्म के लोगों पे एतबार नहीं करना, हर बंदा वरना आपको जो है ना अपनी मार्केटिंग करते हुए मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, अगर आप हमारे बैचेस का हिस्सा थे तो आप लोगों की नर्स के नेट नंबर 1 के लिए हमने कंप्लीट तैयारी कवर करवाई, कंप्लीट तैयारी। उसमें एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपको कवर करवाई गई है। जब एक एक चीज आपको पढ़ाई गई है तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप बैच का
हिस्सा थे तो वहां पे लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है, लाइव क्लासेस के ऊपर, मजाक थोड़ी है। और ये लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हुई हैं। खुदारा किसी के फेक रिव्यूज के ऊपर मत जाइएगा। आप किसी भी एकेडमी में बैठे हुए हो, आपका कोई भी दोस्त होगा जो हमारे बैचेस का हिस्सा होगा, वो आपको गाइड करेगा कि इनकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं, ना सिर्फ लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। हर टीचर अपनी प्रैक्टिस शीट को प्रोवाइड करता है, आपको उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सोल्यूशन मिलता है। हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं, एक आध प्रोफेसर भी नहीं मिलता, मल्टीपल प्रोफेसर आपको मिल रहे होते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है कि भाई आप लोगों के प्रॉपर्ली प्रैक्टिस जोन्स होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, एफएलपीज, मॉक टेस्ट, हर चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट नेगेटिव पाई बाय 2 x इंटू कॉस x इंटू डी एक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना 99% बच्चा गलत सॉल्व करके आएगा। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई अक्सर बच्चे इसको नॉर्मली डायरेक्टली बाय पार्ट्स पे सॉल्व करने पे चले जाएंगे, हालांकि ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स पे सॉल्व भी नहीं होगा। भाई यहाँ पे आपको ऑड इवन फंक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए इंटीग्रेशन में। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि भाई x क्या है, x आपके पास एक ऑड फंक्शन है, x क्या है, ऑड फंक्शन है, इसमें कभी भी नेगेटिव की वैल्यू डालोगे आंसर नेगेटिव ही आएगा। जबकि cos कैसा फंक्शन है, cos आपके पास एक इवन फंक्शन है, cos के अंदर अगर आप कभी भी इवन cos के अंदर कभी भी अगर आप नेगेटिव की वैल्यू डालोगे, cos के अंदर कोई भी नेगेटिव का एंगल रखोगे तो cos की प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो cos एक इवन फंक्शन आ रहा है, cos कैसा फंक्शन आ रहा है, इवन फंक्शन आ रहा है। देखो एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास ऑड आ रहा है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई ऑड इवन कभी भी दुनिया के अंदर अगर ऑड इवन फंक्शन हो तो आंसर क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ऑड इवन फंक्शन आपको हमेशा आंसर कैसा देगा, ऑड देगा। और आपको यहाँ पे लिमिट्स कैसी गिवन है, आपको लिमिट्स गिवन है सिमिलर। हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा एक मेथड को फॉलो करता है कि टेंजेंट ए और टेंजेंट बी अगर कभी भी दुनिया में आपस में बराबर है ना, तो इट विल ऑलवेज फॉलो अ कॉन्सेप्ट दैट इज ए इज इक्वल टू बी प्लस का एन पा ए प्लस का एन पा ए। सही है ना, बेस्ट चीज है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे a किसके बराबर है, ये 4x के बराबर है, सही है। b किसके बराबर है, सिंपल x के बराबर है, प्लस का n पाई का n पाई फिलहाल आपने एडिटिव लिख दिया, n पाई का n पाई आपने फिलहाल एडिटिव लिख दिया। इसको अगर आप सॉल्व करवाने के ऊपर जाओगे तो ये बन जाएगा 4x माइनस का x इज इक्वल टू n पाई के बराबर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू n पाई के बराबर। तो यहां से आपके पास सिंपल x की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी होगी तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, आ जाएगी n पाई बाय 3 के बराबर, वेयर n अप्रोचेस टू एनी इंटीजर। ये हमारे पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था कि भाई साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ln x का डेरिवेटिव बताइए। अब ये क्वेश्चन भी आज के हमारे नस्ट के एग्जाम के अंदर आया, जिसमें एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भैया साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ln x का डेरिवेटिव बताइए। कोई मसले की बात नहीं है भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला सिंपल होता है, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या चीज, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ln x का डेरिवेटिव, तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आ जाएगा सिंपल कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। और आगे जो आपका एंगल आ रहा था उस एंगल को आपने एज इट इज एक दफा लिख देना है ln x का ln x। फिर आगे फर्दर आगे जाओगे तो अपने आप एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x के बराबर। तो आपका अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा होगा दैट शुड बी कॉस हाइपरबोलिक ln x और नीचे डिवीजन में x का x आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर 2x एट डैश। एग्जामिनर क्या अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू x की पावर 2x इज एट डैश। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहे हैं, अब ये दो तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं x की पावर 2x के ऊपर जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसको बताओ। अगर ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है लेट्स सपोज fx, पहले तो आप f प्राइम x निकालोगे। अब इसका f प्राइम x कैसे निकालोगे, 99% बच्चों को नहीं आता होगा इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। तो भाई ये आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती थी मैंने आपको बताई थी। कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए ना, एक दफा अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखो, फिर पावर वाले फंक्शन को लिखो, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखो, सही है। फिर आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लो तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स रिस्पेक्ट से 1 होता है, बीच में साइन लगाओ प्लस का। जस्ट आप ln लिखोगे और बेस वाले फंक्शन जो होगा ना वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा और आगे जाके पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। किसी बच्चे को अगर ये बात समझ में नहीं आती मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई देखो लेट सपोज एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं आपको एक और एमसीक्यू साथ में बता देता हूं, एक्स की पावर कॉस एक्स का, सही है। ये क्वेश्चन आ रहा है, या चलो थोड़ा सा इसको हार्ड कर देते हैं। मैं कहता हूं फॉर
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। कभी भी फंक्शन की पावर में अगर फंक्शन आ जाए तो सॉल्व करने का पैटर्न ये होता है कि भाई एक दफा आप अपने ओरिजिनल फंक्शन को लिखते हैं। ये वाले जो एमसीक्यूज हैं पेपर में बहुत आता है नस्ट के अंदर, आज भी आया है आइंदा भी आएगा। एक दफा अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को लिखोगे, फिर पावर में जो फंक्शन है उसको लिखोगे, फिर डिवीजन में बेस वाले फंक्शन को लिखोगे, आगे जाके बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉस एक्स के बराबर, प्लस का साइन लगाओगे ln का ln। जो भी तुम्हारा ये बेस वाला फंक्शन था ये ln का फंक्शन बन जाएगा। और अब पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का साइन x, ये इसका आंसर होता है। सही है ना भाई, ये कहलाता है आपके पास प्योर एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट, प्योर एक्सपोनेंट। अच्छा, अगर सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंट आ जाए e की पावर साइन x, तो इसका डेरिवेटिव लेना तो बहुत सिंपल है कि भाई कॉमन नेचुरल एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव कैसे ले जाता है, सिंपल एक दफा नेचुरल एक्सपोनेंट लिख दो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। और अगर कभी भी आपके पास किसी नंबर की पावर में फंक्शन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा अगेन आप अपने कॉमन एक्सपोनेंट को लिखते हो, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का sin x। बात यहां पे खत्म नहीं होगी, बात बढ़ेगी आगे, आगे जाके ln लिखोगे और जो बेस में नंबर होगा उसको ln लिखोगे। तो ये वाले दो तो अक्सर बच्चों को याद होते हैं, कॉमन एक्सपोनेंट और नेचुरल एक्सपोनेंट। प्योर एक्सपोनेंट अक्सर बच्चों को याद नहीं होता, सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करवाओ तो क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास f प्राइम x इज इक्वल टू x की पावर में 2x, और यहां पे आ गया 2 का 2 प्लस का। अच्छा बेटा, अब देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास बेसिकली दो फैक्टर्स आ गए, तो भाई ये 2x एक फैक्टर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये एक फैक्टर तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, 2x की पावर में 2x, ये भी 0 के बराबर आएगा। तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि भाई ये 2x की पावर में 2x आ रहा है तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। बट जो दूसरा वाला फैक्टर बन रहा है ये आ रहा है 1 प्लस का ln x इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर कंसीडर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने के ऊपर जाएं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ln x इज इक्वल टू 1, वहां पे जाएगा -1 बन जाएगा। ln x क्या होता है, ln x होता है log हैविंग अ बेस e इंटू एक्स का एक्स इक्वल टू के बाद -1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आप बेस पावर फॉर्मूला अप्लाई करो। बेस पावर फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक दफा लिखोगे इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के इस तरफ बेस को लिखोगे और यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो नंबर होगा वो पावर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई e के बराबर। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 1 बाई e के बराबर। मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 बाई e के बराबर। दैट्स द लॉजिक हियर। इन क्वेश्चंस को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर आपको प्रोफेसर आफ्ताब ने पढ़ाया होगा। अगर आपने बैच के लेक्चर्स प्रॉपर्ली लिए तो प्रोफेसर आफ्ताब ने लाजमी तौर पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को लाजमी तौर पर कवर करवाया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आज नस्ट के पेपर के अंदर पूछा गया। एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू ln x। अब अक्सर बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि भाई इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं होता। आप इस क्वेश्चन को बाय पार्ट्स की मेथड के ऊपर सॉल्व करोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा, सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स के ऊपर। तो भाई अब देखो सॉल्व करने के ऊपर अगर मैं जाऊं इस क्वेश्चन को, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर जाऊं तो बेटा कैसे सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे कि भाई सिंपल तरीके से ये मेरे पास मेरा क्या आ रहा है, ये मेरे पास मेरा v बन जाएगा, ये मेरे पास मेरा u बन जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लियाटे मेथड। और मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्टकट बताई थी u इंटू वी के फॉर्म की। यहाँ पे u आपका है ln x और v आपका आ रहा है x। तो भैया आप चाहो तो उस मेथड का इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है। आप चाहो तो उस मेथड का इस्तेमाल करो, नहीं तो डायरेक्टली बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। बल्कि काम करो, इस क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली बाय पार्ट्स को अप्लाई कर दो। बाय पार्ट्स को डायरेक्टली कैसे अप्लाई करोगे, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u इंटू वी वाला। तो भाई u वाली टर्म को एडिटिव लिखोगे, v वाली टर्म की इंटीग्रेशन लोगे, माइनस का साइन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई करोगे u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर फिर एक दफा dx का dx एडिटिव आ जाएगा। तो u वाली टर्म आ रही है हमारे पास ln x के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ v किसके बराबर था, x के, इंटू dx का dx माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर, u वाली टर्म के ऊपर जो कि हमारे पास आ रही है ln x, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा v वाली टर्म के ऊपर जो कि हमारे पास आ रही है सिंपल तरीके से x के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा dx का dx और इधर भी आ जाएगा dx का dx। तो भाई इधर आ गया ln x की इंटीग्रेशन होती है सिंपल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ ln x होता है 1 बाय x के बराबर, x की इंटीग्रेशन होती है अगेन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर इंटू dx का dx। इस x से स्क्वायर कट जाएगा तो अगेन इंटीग्रेशन सिंपल x पे अप्लाई होगी, और नीचे वाला 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो ये बन गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ln x माइनस का 1/2, और अगेन इस x की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस के c के साथ आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड्स के ऊपर।
बहुत दफा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ln x इंटू dx का। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका तो डायरेक्टली आंसर याद होना चाहिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो फिर यहाँ पे वन आप खुद से कंसीडर करते हो, तो वन आपका v होता है और ln x आपका u होता है। अगेन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले भी सॉल्व हो रहा होता है। अरे भाई अच्छा, बाय द वे आगे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन बच्चे ने आगे एक शेयर किया हुआ है, माशाल्लाह। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे? कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये बहुत पेपर में आ रही है आजकल, कैसे सॉल्व करोगे भाई? देखो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की मेरे बैच के बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, मैंने इंटीग्रेशन अभी जस्ट नेट वन से पहले कंप्लीट करवाया था। तो भैया आप लोगों का कंप्लीट कोर्स नेट वन से पहले करवाया गया, तो कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो तमाम बच्चे जो हमारे बैच के थे भाई, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि भैया हमने इसकी आपको एक शॉर्टकट सिखाया था। कभी भी कॉस स्क्वायर का क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक ये होती है कि आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने एक दफा लिखना है 1/2 को जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है उस वेरिएबल को लिखोगे, प्लस का साइन लगाओगे, फिर 1/2 का 1/2, और यहाँ पे जो भी टर्म आपके एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। एंड देन आगे जाके उसके बाद आगे जाके सिंपल साइन का साइन, और जो भी नीचे वैल्यू ब्रैकेट में रखी है उसको एज इट इज लिख दोगे, प्लस से सी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई बच्चा बोले सर ये क्या मतलब हुआ, कैसे सॉल्व किया आपने? अरे भाई मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 4x के बराबर इंटू dx। तो भाई देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, जरा और से बात समझिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होगी? सेम पैटर्न के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या पैटर्न होगा बेटा? कि देखो सबसे पहले 1/2 का 1/2 जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो वेरिएबल, अगर साइन स्क्वायर का क्वेश्चन है तो शॉर्टकट क्या है, माइनस की वैल्यू को लिखोगे, फिर 1/2 का 1/2 जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल से मल्टीप्लाई हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, और ऊपर जाके साइन का साइन और जो भी वैल्यू नीचे ब्रैकेट में रखी है उसको एज इट इज प्लस सी के साथ 8x प्लस सी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई सॉल्व। ये हमारी एक शॉर्टकट होती है भैया। साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन के क्वेश्चन रोज पेपर के अंदर बच्चों के पास आ रहे हैं, तो खुदा रहा इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ln x। भाई ln x की इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि इंटीग्रेशन के अंदर ln के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, हालांकि रिमेंबर दिस थिंग, ln के लिए कोई इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आप 1 कंसीडर करते हो, ln x को आप u लेते हो और 1 को आप v लेते हो, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के ऊपर जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? सॉल्व करने का मेथड बहुत ही सिंपल है कि आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे ln x का यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो u वाली टर्म को एडिट रहने दोगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे 1 के ऊपर, फिर माइनस का साइन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे सिंपल तरीके से, जो भी आपके पास ln x वाली टर्म है इंटीग्रेशन अप्लाई होगी 1 के ऊपर इंटू dx का dx, और बाहर वाला dx एडिटिस का एडिटिस। तो भाई ये बन जाएगा ln x का ln x, 1 की इंटीग्रेशन होती है x के बराबर, माइनस का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ ln x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इंटू dx का dx, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x इंटू ln x, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल x के बराबर प्लस का c। यहाँ पे अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा ln x माइनस का 1 प्लस का c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ln x आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, पेपर के अंदर ये बहुत दफा पूछा जाता है और पेपर के अंदर ये बहुत दफा आता भी है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है अगेन ये पास्ट पेपर्स के अंदर से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी आज नस्ट के अंदर आया था, ये पहले भी आ चुका है नस्ट के अंदर, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, cos x माइनस आयोटा साइन एक्स। तो ये बन जाएगा मेरे पास cos x का cos स्क्वायर x माइनस का आयोटा आयोटा साइन x का होल स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर x बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली ये हो जाएगा सिंपल cos स्क्वायर x पॉजिटिव का साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 के, तो आपको दर हकीकत 1 की इंटीग्रेशन निकालनी है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल x के बराबर। अब आप यहाँ पे लिमिट्स अपनी अप्लाई कर दो, पाई और नेगेटिव पाई, तो आपके पास चूंकि ये और टर्म आ रही है, चूंकि देखो ये टर्म कैसी आ रही है, x एक और टर्म आ रही है, तो आंसर 0 होना चाहिए। तो बेटा देखो सिंपल तरीके से आपके पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर, तो भाई सिंपल x आ गया। अब फाइनली आप अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दो, तो लिमिट्स अप्लाई करवा दो कि पाई माइनस का पाई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पाई प्लस का पाई, 2 पाई के बराबर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि भाई फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि क्वेश्चन देखो पेपर के अंदर क्या पूछा गया था कि एरिया कैलकुलेट करके बताइए किसके दरमियान, y इज इक्वल टू 4 एक आपके पास पर्टिकुलरली इक्वेशन गिवन है और एक गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के दरमियान। तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो आप अपनी लिमिट्स को कैलकुलेट करोगे। आप पहले क्या करोगे, अपनी लिमिट्स को निकालोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को। तो भाई आपके पास y की वैल्यू जो कि 4 के बराबर है, तो इसको उठा के क्वेश्चन में अगर मैं प्लॉट करता हूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y की वैल्यू 4 के बराबर है, सॉरी y की वैल्यू बराबर है 4 के, तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 2 के बराबर, यानी कि x की दो वैल्यूज आ गई प्लस माइनस के 2 के बराबर। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो याद रखिएगा एरिया अंडर द कर्व या एरिया, अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन हो, निकालने का मेथड क्या होता है कि आप दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करते हो। तो मैं सिंपल तरीके से 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि जाहिर सी बात है ना y इज इक्वल टू 4 है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं दूसरी में डालता हूं तो ये बन जाएगा 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब फाइनली इसका अगर मैं निकालने के ऊपर जाऊं, इसका अगर मैं पर्टिकुलरली लिमिट्स अप्लाई करने के ऊपर जाऊं, तो मेरी लिमिट्स आ गई 2 और -2 के दरमियान की। तो 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, सिंपल x के बराबर। तो लिमिट्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगी क्योंकि 4 एक कांस्टेंट है ना, 4 पहले आ जाएगा और सिंपल इंटीग्रेशन x के साथ अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 पहले आ गया और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगेन लिमिट जो होंगी हमारे पास सिंपल तरीके से क्या हो जाएंगी, आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी 2 और -2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 का 4 अपर लिमिट 2 माइनस का साइन लोअर लिमिट, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 बन जाएगा। फिर माइनस की वैल्यू अगेन यहाँ पे सेम काम करेंगे, नीचे 2 का 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर विल बिकम 4 माइनस का साइन माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 के बराबर ही होगा, तो ये तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल 2 + 2 4 4 4 16 आपका आंसर आ रहा होगा। बेसिक चीज है भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 आएगा ना। 16 के बराबर हमारा करेक्ट आंसर आना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ रहा होगा मेरे पास, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। नॉर्मल सी मैथ्स है। अच्छा बेटा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को बारी बारी दोनों टर्म्स पे अप्लाई कर देंगे। एक दफा ये इंटीग्रेशन 4 पे अप्लाई हो जाएगी और एक दफा ये इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स पे अप्लाई हो जाएगी। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लगा दो, सिंप्लीफाई कर दो भाई। 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 4 कांस्टेंट है पहले आ गया, सिंपल इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, जिस रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही थी वेरिएबल आ जाता है। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज की एज इट इज आ गई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज की एज इट इज आ गई। अब आप आगे जाओगे, आगे माइनस का साइन और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। अगेन अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4 का 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन एक्स क्यूब, तो 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 3 8 के बराबर होगा। फिर माइनस का साइन लिमिट का और लोअर लिमिट -2 है, तो -2 की पावर क्या होगी, -2 की पावर 3 अगेन 8 बनेगा, तो ये 8 + 8 ये बन जाएगा, और नीचे 3 का 3 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं, 2 2 4 और 4 4 16, 16 माइनस का 8/3। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना भाई, नीचे 3 1 3 आ गया, और हमें पता है कि 16 इंटू 3, क्योंकि 3 क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है, 48 के। तो 48 में से 8 को फिर आप माइनस, नहीं 8 + 8 तो 16 बनेगा ना यार, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। तो भाई इसको अब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 4 और 4 4 16, माइनस का साइन 8 और 8 16, और नीचे आ गया 3 का 3। तो इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो भैया ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लोगे, 16 3 3 1 3, 16 3 48 माइनस का 16। 48 में से अगर आप 16 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 32, 32/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि भैया कंडीशन फॉर द नॉन पैरेलल लाइंस के क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो नॉन पैरेलल लाइंस यानी कि अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर होंगी भैया। देखो दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमेशा याद रखिएगा इफ द लाइंस आर पैरेलल, यानी कि अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो लाइंस कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा हमेशा बराबर होगा। या फिर एक कंडीशन और होती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइंस के एक्स और वाई कोफिशिएंट बराबर होंगे। यानी कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन आ रही है a1 + b1 + c1 = 0, और जो दूसरी लाइन होगी ना उसके अंदर भी आपके पास जो x और y कोफिशिएंट होगा वो हमेशा बराबर होगा, खाली कांस्टेंट डिफरेंट होगा। वाइल अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू -1, जबकि इसकी कंडीशन ये होती है कि जो पहली वाली लाइन होगी ना a1x प्लस का b1y प्लस का c1 = 0, तो पहली वाली लाइन के अंदर जो y कोफिशिएंट होगा वो दूसरी लाइन का x कोफिशिएंट होता है, जबकि फर्स्ट लाइन का जो x कोफिशिएंट होता है विद अपोजिट साइन सेकंड लाइन का y कोफिशिएंट होता है, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल व्हेन वर्टिसेस आर गिवन।
तो भाई अगर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है जब वर्टिसेस आपको दिए जाएं, यानी कि लेट सपोज ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपको कोई भी दो तीन वर्टिसेस गिवन थे, आपको कोई भी तीन तरह के वर्टिसेस गिवन थे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना था, तो भाई इसका एक तो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है 1/2 का 1/2, फिर ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये लॉजिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई हुई है, सही है। नहीं तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड और भी है, और वो मेथड क्या है? वो मेथड ये होता है कि भाई इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है कि भाई सबसे पहले अपने तमाम के तमाम जो आपके वर्टिसेस आ रहे हैं उनको लिखो। पहला वर्टिस है 2 3, फिर आ रहा है 4 1, फिर आ रहा है 5 6। अब पहले वाले वर्टेक्स को अगेन कॉपी डाउन कर दो, सही है। और अब करोगे क्या? और आप सिंपल तरीके से ये डायगोनल एलिमेंट जो है ना, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दो। 2 1 जार क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। फिर प्लस का साइन 4 6 जार क्या होता है? 4 इंटू 6 बराबर होता है 24 के। फिर प्लस का साइन 5 3 जार 15, सही है। पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब माइनस का साइन लगाओ। अब नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाओ। 4 3 जार इज 12, फिर 5 1 जार इज 5, प्लस फिर 6 2 जार इज 12, इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, सही। और नीचे 2 का 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्टली आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट होता है, सही है ना भाई। तो ये शॉर्टकट भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि इंटीग्रेशन आपके पास गिवन थी। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है जो भी पूछा हुआ था कि भाई ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला गिवन था, और एग्जामिनर कह रहा था कि भाई इसको सॉल्व करके बताओ तो बात मानेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर आ रहा है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट सी है, लोअर लिमिट ए है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी कैसे ओपन अप होती है कि देखो, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट सी, अपर लिमिट क्या आ रही है? सी के बराबर, लोअर लिमिट आ रही है ए के बराबर। यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी एक्स है, और ये बराबर होता है किसके? ये बराबर होता है इंटीग्रेशन अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए इंटू फंक्शन का फंक्शन इंटू डीएक्स प्लस का साइन, आगे आ जाएगा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अपर लिमिट सी, नीचे आ जाएगा b इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है ना उसके बराबर होता है भाई। अगर आपके पास इंटीग्रेशन रिवर्सिंग लिमिट आ रही है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहलाती है हमारे पास। तो स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी की आपके पास एक कंडीशन गिवन थी ए बी सी भी, हाँ सही है। तो हमारे पास क्या होती है बेसिकली, ये आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती है। तो डेट्स द केस। अच्छा, इसके अलावा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछी हुई थी, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस के सी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा बच्चा बता रहे हैं कि सर क्वेश्चन आया हुआ था कि फाइंड द सेंटर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y। अब ये क्वेश्चन, हमारे बच्चे तो मुस्कुरा रहे होंगे ना भाई कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर के अंदर पूछा जाए तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसको सॉल्व करने के लिए फिर लॉजिक क्या होती है कि आप सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लोगे, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा प्लस का 2x, यहां पे आ जाएगा प्लस का 4y इक्वल टू के बाद 0 का 0, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। अब फाइनली अगर आपको सेंटर निकालना है, तो सेंटर निकालने की शॉर्टकट सर हाशिम ने क्या सिखाई थी कि जो भी सिंपल लीनियर x आ रहा हो और लीनियर y आ रहा हो, उनको डायरेक्टली -2 के ऊपर डिवाइड करवा दो, तुम्हारे पास डायरेक्टली सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर क्या आ जाएगा? 2 डिवाइड बाय -2, नेगेटिव का 1, और 4 डिवाइड बाय -2, नेगेटिव का 2। सेंटर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली -1, -2 के बराबर। एक और क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? चौथे क्वाड्रेंट के ऊपर सर्कल की कोई इक्वेशन थी। तो भाई यहाँ पे देखो तुम्हारा जो सेंटर बनेगा ना, अब गौर से जरा बात समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है, बच्चे ने हमें इक्वेशन नहीं बताई, बच्चे ने खाली बताया कि सर देखें इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था। तो इसको आप सॉल्व करने की ट्रिक क्या बनेगी? इसको सॉल्व करने की भाई ट्रिक ये होती है कि आपके पास ऑप्शंस के अंदर 4 इक्वेशंस गिवन होंगी, तो आप बारी बारी उनका सेंटर निकाल के चेक करोगे। अगर तो तुम्हारा सर्कल चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका जो नेगेटिव एक्स होगा नेगेटिव वाई होगा, यानी कि वो इक्वेशन करेक्ट आंसर होगी जिसका सेंटर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई को शो कर रहा हो, यानी कि जिसका सेंटर के अंदर दोनों जो एक्स और वाई की वैल्यूज हो नेगेटिव के अंदर हो, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप बारी बारी पे सेंटर निकालोगे, सेंटर शॉर्टकट पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा था एसेंट्रिसिटी बताइए, और आपको एक इलिप्स गिवन है। अब भैया जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनको तो खुश होना चाहिए, आपको कॉनिक सेक्शन जब पढ़ाया गया था तो आपको ये तमाम की तमाम ट्रिक्स सिखाई थी। वैसे तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एलिप्स आ रहा है, तो भाई एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालने की शॉर्टकट क्या होता है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे देखो हमें ये बात मालूम है कि एलिप्स के अंदर जिसके जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, हमेशा ए को रिप्रेजेंट करती है, ए स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से अभी सब भूल जाओ, किसका मेजर एक्सेस है किसका माइनर एक्सेस है, वो सोचने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो उसको तो आप कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जिसके साथ भी बड़ी वैल्यू आ रही है ना, वो तुम्हारा ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर 9 आ रहा है,
और बी स्क्वायर तुम्हारा 4 आ रहा है, तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 9 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 9। तो अंडर रूट 9 में से 4 निकालोगे 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 5, नीचे आ जाएगा रूट 9 बराबर है 3 के। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सही है ना भाई, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि विच कॉनिक इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अगेन बहुत सिंपल है, मैंने कल की क्लास में एक बात बताई थी कि बेटा हमेशा याद रखिएगा, देखो जितने नेट के पेपर्स होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन लाजमी कवर करते जाइएगा। 4x² माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y प्लस 8 ये क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो भाई ये ना सर्कल हो सकता है ना एलिप्स हो सकता है, क्योंकि सर्कल और एलिप्स की कंडीशन होती है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होना कंपलसरी है, जबकि हाइपरबोला के अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ये बेसिकली हाइपरबोला को डिनोट कर रहा है, ये हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो और क्वेश्चंस दिए गए थे नेट के पेपर के अंदर, जो और क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर किया हुआ था, ये एनबीएस का पेपर अब आ रहा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 कलर्स आर यूज एट द सेम टाइम। ओके, नंबर ऑफ वेज द 6 कलर्स आर यूज एट द सेम टाइम फॉर सिग्नल्स। ओके, नो ऑप्शन वाज 6 फैक्टोरियल। ओके, अब ये परमुटेशन की एक क्लासिक प्रॉब्लम आ रही है कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई 6 कलर्स आ रहे हैं और सेम नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 कलर्स आर यूज एट द सेम टाइम फॉर सिग्नल्स, सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन ये क्या गिवन है यार, क्वेश्चन ये क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन तो आपको देखते साथ तो समझ में नहीं आ सकता भाई, इसके ये मतलब ये कि क्वेश्चन या तो इनकम्प्लीट है ये, क्योंकि अगर तो 6 कलर्स के सिग्नल्स, अगर 6 कलर इस्तेमाल हुए किसी सिग्नल के लिए और सेम टाइम पे हो रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल 720 बनना चाहिए। बट बच्चा कह रहा है सर 1962 1657 इस तरह के ऑप्शंस थे, बट डिपेंड करता है भी क्वेश्चन क्या था। A family have two children's probability of exactly 2 boys। अब यहाँ पे इसने बच्चे ने ना बॉयज बताया ना गर्ल्स बताया, तो हमें कैसे पता चला भाई कि बॉयज आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब एग्जामिनर ने यहाँ पे ये क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी इनकम्प्लीट है, मगर खैर हमें एक आइडिया हो सकता है कि भाई अ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, अ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट 2 बॉयज। अगर मेरे पास एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक घर है, उस घर के अंदर 2 बच्चे हैं, अ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन। अब उसने ये नहीं बताया उसमें बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, तो भैया मैं कंसीडर कर लेता हूँ अगर एक बॉय है और अगर एक गर्ल है, तो उस सूरत के अंदर बॉय आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 चिल्ड्रन इस तरीके से हैं कि लेट सपोज, अगर मैं, फिर तो वो 4 बच्चे होंगे, फिर तो वो 4 बच्चे होंगे ना, नहीं, अगर 2 चिल्ड्रन कह रहा है, 2 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन तो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म होती है। अब ये पता नहीं है भाई बच्चे ने क्वेश्चन शेयर किया सही है गलत है, एटलीस्ट आपको शुक्र अदा करना चाहिए किसी ने क्वेश्चन शेयर किया है, बट स्टिल अब यहाँ पे एक एजम्पशन हो सकती है कि यार अगर तो मेरे पास जो है ना 2 चिल्ड्रन आ जाएं, तो 2 चिल्ड्रन के अंदर पे नंबर ऑफ केसेस तो आपके मल्टीपल बनेंगे ना यार, सही है ना, अगर 2 चिल्ड्रन है तो। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है अ फैमिली हैव 2 चिल्ड्रन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 बॉयज। मजे का क्वेश्चन है, कैसे, जिस तरह नॉर्मली कॉइंस का केस होता है वैसा क्वेश्चन आ रहा है, और 2 चिल्ड्रन होने की सैंपल स्पेस क्या होगी भाई, सैंपल स्पेस होगी या तो बॉय बॉय आ जाए, या बंदे के पास बॉय गर्ल हो, या बंदे के पास गर्ल बॉय हो, या फिर बंदे के पास गर्ल गर्ल हो, है भाई। अगर एग्जैक्टली 2 बॉयज की कंडीशन चाहिए तो एग्जैक्टली 2 बॉयज की कंडीशन क्या होगी, 1/4 के बराबर होगी, नॉर्मल चीज है ना। एग्जैक्टली 2 बॉयज आने की कंडीशन क्या है कि उसको 2 बच्चे हों, दोनों वो बॉयज ही हो, तो 1/4 होगी, सही है ना भाई। y is equal to x square related reflected at 180 डिग्री around the origin then the value of y। अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये भी अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है कि भाई एग्जामिनर क्या कह रहा है, y is equal to x square है तुम्हारे पास, तो y is equal to x square reflected at 180 डिग्री around the origin, रिफ्लेक्शन एट 180 डिग्री। ओके, तो भाई देखो अगर मेरे पास एक लाइन है y is equal to x square, सही है ना भाई, y is equal to x square की लाइन है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई रिफ्लेक्ट हो रही है 180 के ऊपर, तो 180 के ऊपर रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये कि x और y दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों रोटेट होंगे ना भाई x और y के ऊपर। तो आपके पास पर्टिकुलरली x के अंदर नेगेटिव x डाल दो, y के अंदर नेगेटिव y डाल दूंगे, 180 के ऊपर रिफ्लेक्शन हुई है ओरिजिन के अराउंड, ओरिजिन की जो रिफ्लेक्शन होती है ना उसके ऊपर नेगेटिव x रिप्लेस होता है, y नेगेटिव y से रिप्लेस होता है, तो बन जाएगा नेगेटिव का y इज इक्वल टू नेगेटिव का x स्क्वायर, और ये स्क्वायर नेगेटिव साइन खा जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का y इज इक्वल टू पॉजिटिव x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव y विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि y इज इक्वल टू नेगेटिव x स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। Do past papers for the vocabs, all the MCQs for the vocabs were from there।
तो भाई ये सारी देखो, अगर आप नर्स इंजीनियरिंग का पेपर दे रहे हो, आर्किटेक्चर का दे रहे हो, सोशल साइंसेस का दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, या नर्स इंजीनियरिंग का दे रहे हो, खुदारा ओईटीपी के तमाम वोकैब्स को करके जाएं, इट्स स्टिल अ जेन्युइन एंड गुड बुक। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना एक वेक्टर्स का क्वेश्चन शेयर किया कि सर वेक्टर्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था 2, 4, -2, बी वेक्टर आया हुआ है 2, 1, प्लस का 3। तो बच्चा कह रहा है कि सर देखें, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। पहले वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 3 2 6, फिर 3 4 12, फिर 3 इंटू -6, और वेक्टर बी सिंपल एडिटिव रहेगा। अब इन दोनों को आपस में एडअप करवा दो, तो 2, 1, 3, तो 6 और 2 8, 12 और 1 13, और -6 और 3 नेगेटिव का 3। अब इसका मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस ले लो, इसका सिंपल 8 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 13 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये पॉजिटिव के बाद -3 का स्क्वायर बन जाएगा। जो भी आंसर है, आंसर आ जाएगा सिंपल। बाकी बच्चे ने अपने फिजिक्स के क्वेश्चन बताए हुए हैं। सर फिजिक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड इन द एयर फ्रीली बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम विच डायरेक्शन, इसका क्वेश्चन था। इसके अलावा विच कलर विल गिव मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग, इसका क्वेश्चन था। sin x * tan x समथिंग जो था वो कोऑर्डिनेट आपसे पूछा हुआ था। ओके, यानी कि बच्चा कह रहा है जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था ना, sin x * tan x इक्वल टू पॉइंट समथिंग, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने के ऊपर जाऊं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर ये डेसिमल में आंसर दे रहा है तो बताइए किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब डिपेंड करता है कि डेसिमल यहाँ पे क्या आ रहा था। अगर वो पता होगा तो फिर हम सॉल्व करके कोई ना कोई एंगल यहाँ पे अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि भाई ये किस क्वाड्रेंट के ऊपर एंगल शो कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली अगर sin x और tan x अगर पॉजिटिव का आंसर आ रहा है तो इसका 99% मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन और टेंजेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं। तो अगर तो पॉजिटिव के अंदर आंसर गिवन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा फिर तो। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना नस बिजनेस स्कूल का पेपर शेयर किया हुआ है। इस क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। एग्जामिनर कह रहा है इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 देन लेंथ प्लस ब्रेथ इज व्हाट। यार रेक्टेंगल होना चाहिए मेरे नजदीक, तो ये रेक्टेंगल होना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये कि ट्राइंगल के अंदर आपके पास तो लेंथ और ब्रेथ थोड़ी होगा। ट्राइंगल के केस में तो आपके पास सिंपल आपके पास ये होता है ना भाई, 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, तो बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल के अंदर। तो ये तो लेंथ और ब्रेथ की बात की जा रही है भाई, तो रेक्टेंगल होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता क्वेश्चन सही है गलत है, बट अगर तो रेक्टेंगल होगा ना, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको गिवन है 18 के बराबर, तो यानी कि आपको 2 टाइम्स ऑफ दी पैरामीटर कहते हैं रेक्टेंगल के केस के अंदर तमाम साइड्स के सम को, तो 2 टाइम्स आपके बराबर 18 के, तो यहाँ से आप लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू इजीली निकाल लोगे 9 के बराबर, जो कि मेरे ख्याल में यही क्वेश्चन होगा। ये ट्राइंगल गलत लिखा हुआ है बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, xy इज इक्वल टू 10, देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसके बराबर होगा। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन इस टाइप के थे। इस तरह के क्वेश्चन हमने भी ऊपर भी सॉल्व करें, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको खाली x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कि आपको यहाँ पे x प्लस 1/x भी गिवन है, और यहाँ पे आपके पास सिंपल तरीके से आपको निकालना है x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब। तो भाई इसको फिर सॉल्व करने के लिए सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होगा सिंपल तरीके से x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब बराबर होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, इसका फॉर्मूला होगा। अब आप तमाम वैल्यूज को यहाँ पे डालो, सिंप्लीफिकेशन करवाओ, सॉल्व कर लोगे। क्या मुश्किल है यार इसके अंदर, जस्ट टेल मी व्हाट्स द डिफिकल्टी हियर, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आ रहा था 0.04 होल पावर में नेगेटिव का 1.5, तो 0.04 वैसे बराबर होता है आपके पास नहीं वो 0.25 होता है। 0.04 को वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, कि 4 को ऊपर रखा, अगर डेसिमल को मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा ना तो डिवीजन में 1 के बाद उतने 0 आते हैं, और होल पावर में नेगेटिव का 1.5, नेगेटिव का 1.5 का मतलब है 3/2, तो 4/100 का मतलब है 1 का 1 और 2 5 10 एंड 0 का 0, तो 1/2 2 4 ना, तो ये बन जाएगा 1/25 के बराबर। तो 1/25 बेसिकली बराबर होता है किसके, हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 100 के, 4 डिवाइडेड बाय 100 के बराबर होता है हमारे पास 1/25। सिंपल सी बात है, 4 पावर में है नेगेटिव का 3/2। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व कैसे करोगे, फर्दर सॉल्व इसको ऐसे कर सकते हैं कि अल्लाह भला करे 1/25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, और होल पावर में है नेगेटिव का 3/2। मैं हाफ को इधर ही रहने देता हूँ, नेगेटिव के 3 को सबसे बाहर भेज देता हूँ, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/5 की होल पावर में नेगेटिव का 3। 1/5 की होल पावर में क्या बन गया, नेगेटिव का 3, और 5 का क्यूब किसके बराबर होता है,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 का क्यूब, नेगेटिव का क्यूब लगा लो, बेशक कोई मसला नहीं है उससे, तो ये बन जाएगा 1/125। होल पावर में -1, तो -1 को नीचे से ऊपर भेजोगे तो पॉजिटिव का 125 आ जाएगा। सिंपल इज दैट। क्या मुश्किल बात है? कैसे सॉल्व किया देखो, नेगेटिव का 3 ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो 1 की पावर -3 और 5 के ऊपर जाएगा 5 की पावर -3। इसको अगर मैं नीचे से ऊपर भेज दूं तो ऊपर जाके इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा ना बेटा। पावर का साइन क्या हो जाएगा? 5 की पावर +3। तो 5 की पावर +3 किसके बराबर होगा? सिंपल 5 का क्यूब क्या होता है? 125 के बराबर। सॉल्व हो गया। अच्छा बेटा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे सिंपल तरीके से। इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? 8 आ रहा है। 8 किसके बराबर होता है? 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 के, होल पावर में आ रहा है 1/3। सही है। 16 बराबर होता है 2 की पावर 4 के इंटू 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सिंपल 2 2 4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, एनबीएस वाला। एक और बच्चे का हालांकि पेपर आ रहा है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। एक और क्वेश्चन आ रहा है, इफ 10 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन द 9 days, then 5 workers can do the 80% of this work with the efficiency of 75%, 80% of the work with the efficiency 75%, in how much time? अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है अगेन, ये एक बेसिक आपकी मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन गिवन है कि भाई इफ 10 वर्कर्स कैन डू अ वर्क इन 9 days, तो यहां से आपके पास 10 वर्कर्स अगर कंप्लीट काम को 9 दिनों में कवर कर सकते हैं, सही है ना भाई? तो आप टोटल वर्क यहां से निकाल लोगे। अगर 10 वर्कर्स कोई काम 9 दिनों में कर सकते हैं, ये आज का एनबीएस का पेपर का क्वेश्चन है भैया। अगर 10 वर्कर्स काम कर सकते हैं 9 दिनों के अंदर, तो भाई इसका मतलब क्या है? टोटल वर्क किसके बराबर होगा? टोटल वर्क आप पहले तो निकाल लो, तो टोटल वर्क मेरे पास बराबर होगा सिंपल, अगर 10 वर्कर काम कर सकते हैं 9 दिनों के अंदर, तो 10 9 इज 90 वर्कर डेज के बराबर होगा ना। टोटल वर्क 90 वर्कर डेज के बराबर होगा। अगर 5 वर्कर कैन डू द 80% ऑफ द वर्क, अगर 5 वर्कर काम कर सकते हैं 80% काम कितने अरसे के अंदर? अगर 5 वर्कर काम कर सकते हैं 80% काम विद एफिशिएंसी ऑफ 75%, इन हाउ मच टाइम? तो पहले तो आप 80% काम निकालो, कितना बनेगा? तो 80% काम अगर मुझे निकालना है तो टोटल वर्क अगर 90 वर्क डेज के बराबर है, अगर टोटल वर्क 90 वर्कर डेज के बराबर है, तो 80% कितना बनेगा उसका? तो 80% निकालने के लिए आप 80 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना भैया, 80 डिवाइडेड बाय 100 करोगे मल्टीप्लाई बाय 90 से, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 0 से 0, 0 से 0, 8 9 ज़ार 72, यानी कि 80% काम बनेगा आपके पास 72 वर्कर डेज के बराबर। सही है, 72 वर्कर डेज के बराबर। अब वो कहता है कि भैया 75% एफिशिएंसी के साथ 5 मजदूर काम करें, तो 75% एफिशिएंसी के साथ अगर 5 बंदे काम करें तो 5 बंदों का 75% एफिशिएंसी, 75% तो यानी कि डिवाइडेड बाय 100, तो 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी किया, 5 5 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी किया, 5 5 ज़ार इज 25 एंड देन 5 2 ज़ार इज 10, 0 का 0, 5 1 ज़ार इज 5 एंड 5 4 ज़ार इज 20, तो ये आ गया 15/4 के बराबर। 15/4 का मतलब होता है 15 को अंदर रखा, 4 को बाहर रखा, 4 3 ज़ार इज 12, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 3 डेसिमल 0, तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 9 ज़ार इज 27, तो 4 9 ज़ार इज बेसिकली 27, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर? 3.9 के अराउंड ही बन रहा होगा ना यार। हाँ ना, 3 बचा, सही है। 0 का 0 आ गया डेसिमल के बाद, 27, तो 27 का मतलब है 3 9 ज़ार इज 27 हो जाएगा। सही है। बल्कि मैं तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ भाई, 3 10 क्यों नहीं कर सकता? 3 10 भी कर सकते हैं हम तो। और 15 डिवाइडेड बाय अगर आप 4 कर रहे हो तो 3 बच रहा है ना मेरे पास। 3 अबे 4 का टेबल पढ़ना है, आई एम सॉरी, माय बैड। तो 0 आ गया ना, 4 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, 4 का टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो 4 7 ज़ार इज 28 होता है ना। सही है, 4 7 ज़ार इज 28, 3.7 के बराबर आ रहा होगा, 3.7 के बराबर मेरे पास इफेक्टिव वर्कर्स आ रहे हैं। सही है। अब अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो कितने टाइम में कर पा रहे होंगे? तो टाइम निकालने के लिए जो आपने इफेक्टिव वर्कर्स का टाइम निकाला है 3.7, इसको अब आप डिवाइड करवा दीजिए। आपका जो टोटल वर्क था, सॉरी टोटल वर्क मेरे पास 72 का था, उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा 3.7 के ऊपर, लगभग 4 के ऊपर, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो भाई 3.7 करीब है 4 के, तो 72 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करवाता हूँ तो क्या बनेगा? 72 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 4 1 ज़ार इज 4, और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, ऊपर वाली टर्म नीचे, तो ये बन जाएगा मेरे पास, अल्लाह भला करे, किसके बराबर? 4 8 ज़ार इज 32, यानी कि 18 से बड़ा आंसर होगा, क्योंकि 3.7 था, मैंने 4 यहाँ पे जानबूझ के लिया है ताकि मुझे इजीली सॉल्व हो सके। तो 18 मेरे पास आ रहा है, अगर मैं 72 को 4 पे डिवाइड करता हूँ तो 18 आ रहा है, यानी कि 3.7 है, तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लग रहा होगा। 18 से बड़ा जो भी आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो 19 या 20 के अराउंड आपका आंसर आ रहा होगा। मैंने कैसे सॉल्व किया दोबारा समझ लो इस लॉजिक को। सबसे पहले आपको देखो, आपको जो है ना 10 वर्कर्स जो है 9 दिनों में काम फिनिश कर पा रहे हैं, तो मेरे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने टोटल वर्क निकाला।
निकाल लिया, 10 into 9 को मल्टीप्लाई करोगे 90 वर्कर डेज को टोटल काम आ गया। अब एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर 80% काम जो है 5 वर्कर 75% की एफिशिएंसी पे कर पा रहे हैं, तो आपने अब टोटल काम का 80% पहले निकाला, तो टोटल काम का 80% बनता है 72 वर्कर डेज, सही है, ये आपका आ गया। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई 5 बंदे अगर इस 80% काम को कितने अरसे में कर पा रहे हैं, 75% एफिशिएंसी के ऊपर, तभी आपने पहले तो 5 को 75% से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उन 5 वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है, 75% है। तो 5 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3.7 के लगभग, 3.75 3.7 के लगभग आ गया। आप अप्रोक्सीमेटली 4 कंसीडर करके चलो, क्योंकि भैया 4 इसलिए कंसीडर करके चलो क्योंकि ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। तो आपके पास 4 आ गया, यानी कि भाई जो आपके पास इफेक्टिव वर्कर्स हैं वो 4 के बराबर हैं। तो 72 जो कि आपके पास 80% काम था उसको डिवाइड करवा दो 4 के ऊपर, 80 आपके पास सिंपल तरीके से 72 डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन आपके पास 18 के बराबर। तो 18 से बड़ा आपका आंसर होगा क्योंकि 3.75 था। दैट्स द लॉजिक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी पैटर्न का आ रहा है कि भाई x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब बराबर है 27 के, तो x की पावर 4 प्लस 1 बाय x की पावर 4 क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 5% ऑफ 150% ऑफ 250 किसके बराबर होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y, या इस तरह का जो क्वेश्चन होता है। अब ये क्वेश्चन एनबीएस के अंदर बहुत पूछा जाता है परसेंटेजेस के रिगार्डिंग। इसको सॉल्व करने का फिर पैटर्न क्या है कि अगर मेरे पास इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है या ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको सॉल्व करने की फिर लॉजिक क्या बनेगी कि भाई एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है 5% ऑफ 150% ऑफ 250 क्या होगा। तो भाई इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ, क्लोजेस्ट वैल्यू को निकाल लेता हूं भाई। 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 150% ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लाई ऑफ 250। तो भाई सिंपल तरीके से 150% परसेंटेज का मतलब है डिवीजन में 100 मल्टीप्लाई बाय 250। तो 0 से 0 कट गया, पहले मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, 0 से 0 कट गया, 15 इंटू 25। तो 15 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 25 का 5 2 कैरी 5 अंदर 5 2 का इजाफा 6 और 7 क्रॉस का क्रॉस 5 2 10 का 0 और 1 2 1 2 और 1 3। तो ये आ गया 5 का 5 7 का 7 और 3 का 3। तो ये बन गया 375 के बराबर। किसके बराबर आ गया 375 के बराबर। अब 5% ऑफ 375 क्या होगा, 5% ऑफ 375 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 375। तो 5 2 10 0 का 0 5 7 इज 35, 2 कैरी किया 5 5 इज 25, अगेन 5 4 इज 20 एंड 5 1 इज 5। 75 बाय 4 के बराबर होगा जो भी आंसर होगा। 75 बाय 4 किसके बराबर होता है, 4 1 4 4 1 इज 4। आपके पास कितना बचेगा, 7 में से 4 गया 3 बचेगा, 35 का 5 और 8 इज 32, 4 8 इज 32। तो 18 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। 18 पॉइंट आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भाई, 18 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है। अब ये भी नस बिजनेस स्कूल का जो पेपर है इसमें अब ट्रिगोनोमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से किसके रिगार्डिंग आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, 10 के। 10 लिखा हुआ है, जरूर लिखा हुआ है। तो टेंजेंट की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा क्या होगा। यार वैसे ये लिखा हुआ होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे ये 1 होगा, या पता नहीं 10 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ऐसे मुझे नहीं पता। ये खैर जो भी लिखा हुआ है अल्लाह भला करे। तो द पॉइंट इज दैट कि भाई इसको अगर सॉल्व करने के ऊपर जाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टेंजेंट की पावर 4 थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा, इसको आप एक आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसको y कह लो, इसको इसको x कह लो, एक को x कह लो एक को y कह लो। ये बन गया आपके पास अगर मैं कहता हूं कि लेट सपोज x बराबर है टेंजेंट स्क्वायर के, सही है। तो ये बन जाएगा क्योंकि पावर 4 है ना, तो x मैंने कहा है टेंजेंट स्क्वायर को, x स्क्वायर बराबर होगा आपके पास सिंपल टेंजेंट स्क्वायर के, क्योंकि x बराबर है अगर टेंजेंट स्क्वायर के तो टेंजेंट की पावर 4 थीटा मेरे पास मौजूद है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि x का स्क्वायर बन गया ये, सही है ना भाई, क्योंकि पावर 4 को ब्रेक करोगे तो स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा ना बाहर, नॉर्मल सी बात है। तो सिंपल तरीके से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर शुड बी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का वाई। और मेरे पास एक्स प्लस वाई ऑलरेडी गिवन है किसके बराबर, 10 के बराबर गिवन है। एक्स माइनस वाई को फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या हैं। देखो यहाँ पे आंसर्स कहीं नहीं गिवन, तो अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के आंसर्स क्या आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सिमिलर एंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 64√3 व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। भाई एनबीएस वाले खुश हो जाओ, हमारे पास इंजीनियरिंग के इतने क्वेश्चन नहीं आए, जितने आए मैंने सारे सॉल्व करवाए। एनबीएस के मेजॉरिटी क्वेश्चन बच्चों ने भेजे हुए थे। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर बराबर है
और एक ट्राइंगल का जो एरिया गिवन है 64√3 के बराबर है, तो बताइए आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, सही है। तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है 64√3 के बराबर, तो √3 से √3 कट गया, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा होगा, मल्टीप्लाई होगा, 64 इंटू 4 आ जाएगा 256 के बराबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 16, हाँ सही है, 256 आ जाएगा ना। तो यानी कि आपके पास जो ट्राइंगल की एक साइड आ रही है उसकी वैल्यू एस स्क्वायर की वैल्यू 256 आ गई। एस की वैल्यू क्या होगी, 256 क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है ना, तो एस की वैल्यू आ गई 16 के बराबर, यानी कि ट्राइंगल की एक साइड की वैल्यू 16 है। तो एग्जामिनर ने क्या कहा था कि पैरामीटर बराबर है स्क्वायर का और इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो भाई ट्राइंगल का पहले पैरामीटर निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल का पैरामीटर होता है किसके बराबर, तमाम साइड्स के संख्या। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो 3 टाइम्स ऑफ द साइड होगा, तो पैरामीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय एस, 3 मल्टीप्लाई बाय 16 के बराबर होगी ना। तो 16 इंटू 3 किसके बराबर होता है, हम सबको पता है कि भाई 16 3 क्या होता है, 48 के बराबर होता है, if I'm not wrong, 48 के बराबर होगा सिंपल तरीके से पैरामीटर, सही है, नॉर्मल सी बात है। तो आपके पास ट्राइंगल का पैरामीटर आ गया, तो जो ट्राइंगल का पैरामीटर है सेम स्क्वायर का पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो स्क्वायर का पैरामीटर भी क्या होगा 48 के बराबर। तो भैया हमें पता है कि स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4 टाइम्स ऑफ दी साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ दी साइड इज इक्वल टू 48, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 48 को अगर मैं डिवाइड करवाऊं 4 के ऊपर, तो 4 के टेबल में 48 कहां पर आएगा, 12 के ऊपर आएगा, तो यानी कि स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू 12 के बराबर आ रही है। अब फाइनली मुझे निकालना क्या था, लेंथ ऑफ द डायगोनल कैलकुलेट करना था। भाई डायगोनल की लेंथ किसके बराबर होती है, इसका फॉर्मूला होता है कि डायगोनल की लेंथ बराबर होती है साइड इंटू √2 के बराबर, या फिर साइड बराबर होती है 1/√2 ऑफ द डायगोनल के। तो डायगोनल की लेंथ स्क्वायर में बराबर होती है साइड इंटू √2 के, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स ऑफ द √2 के, तो डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके से। तो ये हमारे पास हमारे आज के जो नस्ट के पेपर्स थे, जितने पेपर्स थे मैंने सारे के सारे मैंने आपको साथ साथ सॉल्व करवाता गया हूँ। ये सारे के सारे हमारे पास नस्ट के डिफरेंट पेपर्स आ रहे थे जो आपने लाजमी तौर पर कवर अप करने हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मेरे पास अभी एक पेपर और आया था, मैं उसको भी जरा बता देता हूँ। मेरे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे, एक पेपर मेरे पास अभी रिसेंटली आया था, मैं उसको भी जरा आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूं। एक पेपर जो हमारे पास और आया था, हाँ ये मेरे पास एक और पेपर आया हुआ है, मैं वो भी जरा बता देता हूँ। ये हमारे एडमिन ने अभी अभी मुझे भेजा थे, 2 पेपर्स और, ये इंजीनियरिंग के पेपर्स हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो जैसे जैसे पेपर्स आ रहे होते हैं मैं वो भी बता रहा होता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास एक पेपर और भी था, एक पेपर मेरे पास और भी था, मैं वो भी आप लोगों को जरा दिखा देता हूँ और बल्कि बता देता हूँ। ये देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर ये नस्ट अप्लाइड साइंसेस का पेपर था, मगर इसके अंदर सारी बातें क्लियर हो रही हैं तो हम उसको भी जरा चेक कर लेते हैं कि भाई एक हमारे पास जो पेपर आया हुआ था इसके अंदर ये क्वेश्चन आ रहा था। ये पेपर ये था कि भाई सिनोनियम एंटोनियम पूछे हुए थे आपसे, सिनोनियम एंटोनियम्स आपके पास आ रहे थे, बुरिश करके कोई वर्ड था उसका सिनोनियम एंटोनियम पूछा हुआ था। इसके अलावा टेम्परेट का, एक्सलेंट का, एफएस का, ऑगमेंट का और कैंडिड का। बुरिश BOORISH बुरिश का, टेम्पेट का, टेम्पेट का पूछा हुआ था। इसके अलावा मेरे पास एक्सलेंट का पूछा हुआ था, एक्सोलेंट। इसके अलावा मेरे पास पूछा हुआ था एक्सोलेंट, सही है। इसके अलावा मेरे पास एफएस का आया हुआ था, EFFACE इसका पूछा हुआ था सिनोनियम एंटोनियम। इसके अलावा एक ऑगमेंट करके था, उसका सिनोनियम एंटोनियम आया हुआ था। इंग्लिश का सेक्शन सबका एक जैसा होता है तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, एक कैंडिडेट का पूछा हुआ था। ये नस्ट अप्लाइड साइंसेस का बता रहा हूँ। इसके अलावा नस्ट अप्लाइड साइंसेस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ which of the following are the photosynthetic red, green dioatoms all oncoviruses are ssDNA, dsDNA, dsRNA, none. A lot of MCQs about Grigran regions, shortest acyclic compound, waste protein in reptiles, number of lone pairs and bond pairs in NH3, how many kinds of skeleton in mammals, cell cycle is the broadly categorized into how many steps when Ni metal is added into a solution of Cr2SO4 cube, nickel is decomposed, nickel is deposited, chromium is deposited. In reptiles, ventrile is slightly partitioned, full partitioned, both, none. Correct spelling of portrayal, competitive, the heat of neutralization of H2SO4, HCl, HNO3. इसके अलावा all genes of forming part of an individual are present in egg, sperm, और इस तरह के कुछ क्वेश्चन आए रहे थे माशाल्लाह से। एक और बच्चे ने पेपर शेयर किया, सर आज मेरा नस्ट का एग्जाम था, टेस्ट मॉडरेट था, कॉनिक सेक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत थी, इंटीग्रेशन के बहुत थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बहुत सारे थे, ट्रिगोनोमेट्री से काफी सारी थे, इंग्लिश का पोर्शन काफी इजी था, करेक्ट स्पेलिंग सिनोनियम एंटोनियम से सिनोनियम्स आए थे आपके पास, रेंज, रेस्ट, सेवर। फिजिक्स में ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आया हुआ था, और इक्वेशन बतानी थी ऑफ अ लाइन
अंडर रूट 2 -1 एक पॉइंट था और 2 √2 -1 एक पॉइंट था। इनके दरमियान आपको लाइन की इक्वेशन बतानी थी। भाई 2 पॉइंट्स गिवन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा अल्लाह के बंदो। अंडर रूट 2 कॉमा -1 एक पॉइंट था और दूसरा पॉइंट आ रहा था 2 √2 कॉमा -1। तो भाई ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, x1 y1 x2 y2 का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सेंटर ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना था, पॉइंट्स देकर कहा हुआ था। सेंटर ऑफ हाइपरबोला बताइए, पॉइंट्स गिवन थे। सेंटर ऑफ हाइपरबोला बताइए, पॉइंट्स गिवन थे। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो इंटरेस्टिंग है। सेंटर निकालना है यानी कि h कॉमा के कैलकुलेट करना। तो इक्वेशंस गिवन होगी तो इक्वेशन से निकाल लो h कॉमा के, क्या मुश्किल है। सेंटर ऑफ हाइपरबोला, अगर आपको पॉइंट्स गिवन होंगे तो पॉइंट्स गिवन थे। अब वो पॉइंट जाहिर सी बात है आपको पास पॉइंट्स हाइपरबोला के ऊपर लाए कर रहे होंगे, तो वहां से फिर आप इक्वेशन को ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। तो जो भी सेंटर के पॉइंट होंगे उस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। आसान तरीका तो सॉल्व करने का ये होगा ना फिर कि देखो, अगर आपको सेंटर ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है और आपको पॉइंट्स गिवन है, तो अगर पॉइंट्स आपको गिवन है, दिए हुए पॉइंट्स आपको, उन पॉइंट से आप एक हाइपरबोला की इक्वेशन बनाओ और उसके जरिए फिर जो आपको ऑप्शंस गिवन है ना, बारी बारी डाल के चेक कर लो। इस पे वेरीफाई कर रहा है कहां सेंटर आ रहा है। तो एक तरीका तो सॉल्व करने का हो सकता है। सर्कल की इक्वेशन बताएं, पैराबोला की इक्वेशन बताएं, हाइपरबोला में कितने फोसाई होते हैं, टेंजेंट 275 क्या होता है। सबमिशन का क्वेश्चन बहुत वैल्यू पूछी हुई थी, फिर एक ही वैल्यू बताएं। इंटीग्रेशन करें साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन के देखो साइन स्क्वायर एक्स वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर पूछा हुआ था। शेडेड एरिया ट्राइंगल का क्वेश्चन आया हुआ था। अंडर रूट x-1 एक आपके पास बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था कि रूट x-1 एक फंक्शन है तो f इंटू -3 किसके बराबर होगा, इसके क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये ओवरऑल आज के हमारे नस की तमाम शिफ्ट्स का पेपर थे जो मैंने डिस्कस किया। अपने तमाम दोस्तों के साथ आपने लाजमी तौर पर इस क्वेश्चन को शेयर करना है। यार वीडियो कहीं कहीं मेरी स्टॉप हो रही थी क्योंकि पता नहीं लैपटॉप में कोई इशू आ गया था, बट द इशू इज डेट, पॉइंट इज डेट। आई होप कि वो आपको समझ में आई होगी। बड़ी मेहनत से मैंने बनाई यार, तो मैंने तमाम चीज़ों को यहाँ पे कवर करवाया। तब कहीं कहीं वो वीडियो स्टॉप हुई थी, मुझे बाद में अंदाजा हुआ। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लेक्चर को शेयर अप करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी नस की तैयारी बहुत अच्छी हो तो नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, उसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच हाशिम जैसा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो आपने अपनी तैयारी खुदारा पूरी करनी है। तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको आप एक कान से सुनोगे और दिमाग में थोड़ा सा रखोगे, निकालना नहीं है बिल्कुल। तो भाई तैयारी अपनी पूरी करनी है। तो नस के नेट नंबर 1 के लिए पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी जिसने अपनी तैयारी कंप्लीट करवाई वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग थे, तमाम टॉपिक्स कवर अप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस के नेट नंबर 2 के लिए तैयारी अच्छी हो तो नेट 1 में जैसा भी पेपर देकर आया हो उससे परेशान नहीं होना। आपका जो रिजल्ट होगा वो एक दिन के बाद अपलोड हो जाएगा आपके पोर्टल के ऊपर। जैसे आज आपके पास लेट सपोज आपने आप पेपर दिया है तो कल सुबह आपके पास 12 बजे तक 11 बजे तक नस का टेस्ट आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगा जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो भाई जो भी आपका रिजल्ट है खुदारा परेशान नहीं होना। नेट नंबर 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करो। नस के नेट नंबर 2 के लिए हमारा बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। हमारे बैचेस की खास बात क्या होती है मैं आपको सीधा सीधा पॉइंट बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर वो तमाम चीजें जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती वो आपको बैचेस में मिलती हैं। या ध्यान में रखिएगा, यूट्यूब के ऊपर आपको हर चीज नहीं मिलती। आपको मेरे लेक्चर्स के अंदर आपको यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस नहीं मिलती। तो बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि ये लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और सिर्फ मैं वहां पे कोर्स कवर नहीं करवाता, वहां पे पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी, वो फैकल्टी जो अगर आप किसी भी पाकिस्तान के दायरे में जाओगे जहां पे 80,000 रुपए फीस चल रही है, 70,000 रुपए फीस चल रही है, ऐसी बेकार बेकार एप्लीकेशंस जिनका कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड के अंदर, जो कोई एप्टीट्यूड में ए भी नहीं जानते होंगे, वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स भी 40,000 रुपए का बेच रहे होते हैं। भाई मैंने तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए, जिसको देखना है देखे और डेमो देख के फिर आए। तो भाई बैच के अंदर आपको यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं मिलते। बैच में फायदा क्या होता है, लाइव क्लासेस जो हमारी कंडक्ट होती है वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कंडक्ट होती है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवा रहा होता है। एक एक चीज स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी तमाम की तमाम क्लासेस क्या होती हैं, कंडक्ट होती हैं और उसके अंदर हम तमाम चीजों को कवर अप कर रहे होते हैं पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स की तैयारी कवर कर रहे हो तो भैया मैथ्स आपको 2 पाकिस्तान के जाइंट्स पढ़ा रहे होंगे। एक, चलो मैं अपने आपको जाइंट नहीं कहता, मैं तो छोटा मोटा इंसान हूं। एक आपको सर हाशिम ज़िया पढ़ा रहे होंगे और एक आपको प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे होंगे। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा असासा, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम का हिस्सा है। जिनके अभी आप लोगों ने नर्स के लेक्चर्स भी देखे होंगे, जिनके आप लोगों ने नर्स के अंदर जो भी मैराथन्स कवर करवाई थी प्रोफेसर आफ्ताब ने करवाई थी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो आपको 2 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं। यानी कि एक टीचर पहले फर्स्ट एप्टीट्यूड पढ़ाता है, दूसरा टीचर सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ाता है। जब एक टीचर फर्स्ट एप्टीट्यूड कवर कर लेता है वो सेकंड एप्टीट्यूड पे चला जाएगा। जो टीचर पहले सेकंड एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था वो सेकंड एप्टीट्यूड कवर कर लेगा तो फर्स्ट पे चला जाएगा। हर सब्जेक्ट में ऐसा ही होगा। फिजिक्स के अंदर पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम प्रोफेसर बिलाल एंड प्रोफेसर रोनाल्ड पढ़ा रहे हैं। रोनाल्ड विल्फर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर है जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ी बड़ी अकेडमीज अल्हम्दुलिल्लाह डरती हैं।
बताने का मकसद ये कि वो हमारे पास फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बहुत बात बेहतरीन असासा। तो बताने का मकसद ये कि भाई आपको यूट्यूब पे कहां मिलेगा भाई, यूट्यूब पे आपकी लाइव क्लासेस थोड़ी मिलेंगी। सेकेंडली यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो कोई 6 साल पुराना है, कोई 8 साल पुराना है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर का एक्सेस भी मिलता है बैचेस के अंदर। बैचेस की सबसे बड़ी बात क्या है, लाइव क्लासेस हो रही है स्मार्ट बोर्ड पे, और ये लाइव क्लासेस कोई जूम शूम पे नहीं होती, गूगल मीट शीट पे नहीं होती। क्या आप हमारे पोर्टल के जरिए ज्वाइन करते हो, हमारा अपना स्पेशलाइज पोर्टल है, एप्लीकेशन है, एलएमएस पोर्टल है, वहां से आप इन तमाम लाइव क्लासेस को ज्वाइन करोगे। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है, आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी ना बेटा, उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे खास बात, तो जो भी लाइव क्लास आपकी कंडक्ट होती है, ना सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है, बल्कि आपको क्लास के अंदर जो भी टीचर अपना कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा वो आपको लाजमी तौर पे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करता है, जो कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स के ऊपर मेडअप होती है। जो भी क्लास कंडक्ट होगी उसकी प्रैक्टिस शीट मिलती है, और उस प्रैक्टिस शीट का फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है भाई, उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर आपके चौथे नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और अगेन उन टेस्टों का भी वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है कि भाई उन टेस्टों में कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्या चीजें आई थी। अच्छा, ये जो वीडियो सॉल्यूशन है ना, ये कोई बच्चे नहीं बैठ के तैयार करते, या आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए और एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, नहीं। इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है हमारे बैचेस के अंदर, इसके लिए तीसरा प्रोफेसर होता है, जिनका काम ये होता है कि भैया आपको कोई भी टीचर, अगर मैथ्स में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सर हाशिम की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, सर आफ्ताब की प्रैक्टिस शीट अलग मिलेगी, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों के टेस्ट अलग कंडक्ट होंगे हर वीक। इसके अलावा उन दोनों टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये वीडियो सॉल्यूशन तैयार करने वाले थर्ड प्रोफेसर होंगे। इन थर्ड प्रोफेसर की कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक काम तो इनका टेस्टिंग डिपार्टमेंट को हेड करना होता है, और दूसरा काम इन थर्ड प्रोफेसर का होता है आप लोगों की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। पूरे पाकिस्तान में कहीं ये फीचर आपको नहीं मिलेगा कि डाउट क्लास आपकी प्रॉपर्ली लाइव कंडक्ट करना, और उस लाइव डाउट क्लास के अंदर आपके डाउट्स को, कंसर्न को समझना। भाई आप जो क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर भी आप अपने डाउट पूछ सकते हो, मगर जो एक स्पेशलाइज्ड डाउट क्लास होती है कि ताकि वो बच्चे जो पास्ट पेपर सॉल्व करें, कुछ भी सॉल्व करें, उनके जहनों में डाउट आ जाए तो उसको कवर अप कर सकें, ये भी फीचर आपको मिलता है। इसके अलावा सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात यह कि भाई आपके प्रॉपर्ली टेस्ट होते हैं, आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, आपके ना सिर्फ टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होती हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, आपके एफएलपीज होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं। तो जितना बड़ा आपको यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस दवजल आप लोगों को प्रैक्टिस जोन मिलता है, उतना और कहीं नहीं आपको मिलता। तो ये तमाम फीचर्स आपको हमारे बैचेस में मिलते हैं। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप नस बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हो, अप्लाइड साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग के किसी नस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कोई फीस दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो फीस आप पे करते हो 8,000 रुपीज पूरे साल की फीस है। इसके अंदर नस के नेट नंबर 2 से पहले के कोर्स कवर होगा, फिर नेट 3 से पहले, फिर नेट 4 से पहले। इसमें आप अगर फास्ट को टारगेट कर रहे हो, जीआईके को टारगेट कर रहे हो, एनईटी को टारगेट कर रहे हो, यूईटी को टारगेट कर रहे हो, आपको इन यूनिवर्सिटीज की इंडिविजुअल फीस हमें नहीं देनी। आपको इंजीनियरिंग के अगर आप बैच में आओगे, सीएस के अगर आप बैच में आओगे, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर अप होगी। अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैच में आओगे तो नस बिजनेस स्कूल इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेस यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान उनकी तैयारी कवर अप होगी। अगर आप मेडिकल के बैच में आओगे तो नस अप्लाइड साइंसेज इंक्लूडिंग द ऑल द मेडिकल टेस्ट ऑफ द प्री मेडिकल किट, वो तमाम के तमाम आपके तैयार करवाए जा रहे होंगे। तो ये फायदा आपको मिलता है। जैसे जैसे मजीद क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।